अगर प्रधानमंत्री ने कहा है तो कुछ सोच के ही कहा है। किसी भी लीडर ने उस देश के अपनी जनता से इतनी डायरेक्टली बात हुँ, एक्चुअली करी नहीं है। आप जो है एक वॉलंटियर की तरह हुँ, आगे आए और ये अपने देश के लिए, अपने देश के हित के लिए कंट्रीब्यूट करें कि ये हमारे देश को बचाने की बात है, हमारे देश के इंटरेस्ट को आगे रखने की बात है। प्राइम मिनिस्टर पहले ट्राई कर रहे हैं कि बिना प्राइस हुँ। राइज करे अगर हम लोग क्वांटिटी कम कर पाएँ, आप बाहर मत जाइए, आप गोल्ड मत खरीदिए बिकॉज़ इन सब चीज़ों से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होता है। 1400 करोड़ पर डे का और घाटा इसका सरकार ले रही है, यस, सिर्फ़ क्रूड ऑयल पे। सिर्फ क्रूड ऑयल पे। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपील की है देश की जनता से कि जिस तरीके से पूरे विश्व में इस वक्त तेल की कीमत में हाहाकार मचा हुआ है और डॉलर लगातार नई नई ऊंचाइयां छू रहा है, ऐसे में भारत भी उस परेशानी से अनभिज्ञ नहीं रहा है। और अब चूंकि प्रधानमंत्री ने कल खुद भाषण में ये बात बोली है कि देश में हम जो पेट्रोल कीमत की दाम है और जो गैस के दाम है काफी बढ़े हुए हैं, लेकिन हम जनता तक उनको अभी भार नहीं डाल रहे हैं। और अपील ये भी की है उन्होंने कि जरूरत के टाइम ही यूज की जाए चीजें, तेल और या गैस गैस की उन्होंने बात की है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर दोबारा से देश में आना चाहिए ताकि जो लोग हैं कम से कम अपने घरों से बाहर निकलें, ऑफिस की तरफ जाएं। साथ ही एक बड़ी बात यह भी कही है कि 1 साल तक गोल्ड ना खरीदें। तमाम चीजों के अलग अलग सियासी मायने भी हैं और कहीं ना कहीं अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। लेकिन बड़ी चिंता का विषय अब ये आ गया है कि क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कि इंडिकेशन दिया है कि जो तेल और गैस की कीमतें हैं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अभी तो सरकार ने दाम बढ़ाए नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जो दाम है अब जरूर बढ़ेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद किसी मंच से ये बात कही है कि सरकार बहुत ज्यादा घाटा झेल रही है। क्या सरकार वाकई में अब तेल की कीमत दाम बढ़ाएगी और क्या जो चीजें हैं देश में किस तरीके से आगे नजर आ रही हैं हम जानेंगे। पेट्रोलियम एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं मिताली निकोर जी, उनसे हमारे साथ जुड़ी हुई है। मिताली मैम, बहुत स्वागत है आपका स्टेट मिरर हिंदी में। थैंक यू जितेंद्र जी। मिताली जी, प्रधानमंत्री ने एक इंडिकेशन तो दे दिया है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि चूंकि चुनाव खत्म हो चुके थे और रिजल्ट भी अब आ गए हैं, सरकारें बन गई हैं। क्या अब लगता है कि इस समय आ गया है कि जब सरकार जो है देश में ऑयल के प्राइसेस बढ़ा सकती है, गैस के प्राइसेस बढ़ा सकती है? चूंकि जिस तरीके से पीएम ने एक अपील की है जनता के साथ, आप किस तरह देख रही हैं उस अपील को? क्या सिर्फ वो एक अपील है कि आप खर्चे ज़्यादा ना करें, अपने कंट्रोल करें और ज़रूरत पड़ने पर तभी चीज़ों का इस्तेमाल करें? आप किस तरह देखती हैं पूरा इस चीज़ को? ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग मैं कहूंगी थॉट एक्सपेरिमेंट, सोशल एक्सपेरिमेंट है। मतलब मैं एक एकेडमिक की तरह पहले बात करना चाहती हूँ इससे पहले कि हम थोड़े प्रैक्टिकल बात करें। जी। आप ये सोचिए कि किसी देश में किसी भी लीडर ने उस देश के अपनी जनता से इतनी डायरेक्टली बात हम्म, एक्चुअली करी नहीं है। आप अगर नेपाल देखें, श्रीलंका देखें, बांग्लादेश देखें, जी। सबको पता है कि ये सिचुएशन क्या है ग्राउंड पे। सबको पता है कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, वॉर चल रही है, एक प्रेशर है। लेकिन किसी भी देश के नेता ने ऐसे अपनी जनता को डायरेक्टली अपील नहीं करी है कि आप, मतलब इससे पहले कि हम कोई कदम लें, आप जो है एक वॉलंटियर की तरह हम्म, आगे आए और ये अपने देश के लिए, अपने देश के हित के लिए कंट्रीब्यूट करें। तो मुझे लगता है कि एक मतलब ऑफ कोर्स एक फाउंडेशन तो बना ही रहे हैं कि ठीक है पेट्रोल की प्राइसेस शायद बढ़ेंगी, लेकिन उसे एक्सेप्ट करने के लिए उसे मतलब ताकि वो डिसीजन उनके ऊपर वापस ना आए, जैसे पॉलिटिकल बैकलैश जिसे हम कहते हैं, वो ना हो, लेकिन ऑल्सो लोग इसमें भागीदार बने कि ये हमारे देश को बचाने की बात है, हमारे देश के इंटरेस्ट को आगे रखने की बात है, तो लोग पहले वॉलंटियर करें रादर दैन उनके ऊपर ये चीज इम्पोज करी जाए। और मैं ये खुद भी देख रही हूँ कि जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, जो हम्म, उन्होंने कहा है कि आप बाहर मत जाइए, अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स मत लीजिए अनलेस आपको बहुत कोई इंपॉर्टेंट जरूरी काम है।
आज के देश में, आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेन ट्रिप्स बनाते हैं अपने हॉलिडेज के लिए, अपने बिल्कुल यू बिल्कुल। नो नेचर के लिए। लेकिन उन वो भी अब दो बार सोचेंगे कि ठीक है, अगर प्रधानमंत्री ने कहा है तो कुछ सोच के ही कहा है। हम्म तो शायद हमें भारत में ही कहीं हम लोग पास में चले जाएं, अगर हमें एक ब्रेक की जरूरत है। फिर उन्होंने जो स्वदेशी पे फोकस किया है वो भी हम्म। बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि हमें अपने इम्पोर्ट्स को कम करना ही होगा अगर हम बिल्कुल पेट्रोल बिल्कुल। के लिए इतना एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। और ओवरऑल अगर हम प्राइस टैग देखें जो हमें गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है, उसका प्राइस टैग है नियरली 1400 करोड़, हम्म। 1400 करोड़ पर डे। का और घाटा इसका, सरकार ले रही है यस, सिर्फ क्रूड ऑयल पे। सिर्फ क्रूड ऑयल पे। ओ। और इसके लिए एक गवर्नमेंट का प्रेस रिलीज निकला है, कल ही वो निकला है, जब प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही मन की बात में। उसके एक दो घंटे बाद ये रिपोर्ट सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की बाहर निकली है, जिसमें उन्होंने एक एस्टिमेट बताया है कि सरकार डेली 1400 करोड़ का खर्चा ले रही है पूरे हम्म भारत को इस प्राइस राइज से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसके दो तरीके हैं इसको कम करने के, है ना। एक तरीका है कम करने का कि आप प्राइस बढ़ा दें। हम्म दूसरा तरीका कम करने का है कि आप पेट्रोल का कंजम्पशन घटाएं। तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर पहले ट्राई कर रहे हैं कि बिना प्राइस राइज करे अगर हम लोग क्वांटिटी कम कर पाए तो ये हम्म। 1400 करोड़ क्या 1000 करोड़ बन सकता है, क्या 900 करोड़ बन सकता है, ताकि सरकार के लिए ज्यादा ये हो जाए कि ठीक है, अगर हम ये 6 महीने तक कर सकते हैं तो क्या हम एक साल तक पॉपुलेशन को बचा के रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने मैसेज में यही कहा है, एक साल। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से बात आती है। लेकिन आप जो बात कह रही हैं कि पीएम ने जो अपील की है कि 1400 करोड़ का घाटा उनको डेली सरकार को हो रहा है, कीमतें ना बढ़ाकर एक जनता के बीच में एक रायशुमारी उन्होंने करने का एक काम किया है, एक कंसेंसस बनाने का काम किया है कि हम अपने खर्चे घटाएं ताकि जो सरकारी घाटा है वो कम हो जाए और कीमतें जनता के ऊपर भार ना पड़े। क्या आपका इंडिकेशन ये है? बिल्कुल। और बेसिकली ये देखिए आप, ये बहुत ही एक किसी भी देश के लिए जो कि दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जिसका कंजम्पशन एक ग्रोथ इंजन है, ये एक बहुत बड़ी बात है उस देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए आके कहना कि आप कंजम्पशन कम करिए, आप वर्क फ्रॉम होम करिए, आप बाहर मत जाइए, आप गोल्ड मत खरीदिए, बिकॉज इन सब चीजों से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होता है, लेकिन हमारी आप, जीडीपी कम आपको होगी। लगता है कि ये एक कमजोरी भी दिखा रहा है पीएम की कि ठीक है आप भले ही पैसे नहीं बढ़ा रहे हैं, जनता को बाहर नहीं डाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की भी कमजोरी सामने आ रही है कि इंतजाम अब वो उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर जिस तरह की चीजें चल रही हैं, शायद अब वो समय आ गया है कि भले ही मजबूरी सरकार की हो, दाम बढ़ेंगे अब। मेरे हिसाब से इसमें कोई कमजोरी नहीं है। एक तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए समझने के लिए, दाम बढ़ेंगे इसमें मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है, शायद 2 हफ्ते लग जाए। हम्म वो शायद देखें कि इस अपील का इम्पैक्ट क्या होगा। मतलब अगर जितना मैं समझ पा रही हूँ इस एनालिसिस में, मैं जो देख पा रही हूँ वो हम्म ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि ठीक है, आपका अभी हमने कहा कि कंजम्पशन कम कर दीजिए, हम्म अगर डेटा हम लोग रेगुलरली ट्रैक करें, वीकली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ट्रैक कर पाए, पेट्रोल सेल्स ट्रैक कर पाए, एयरलाइन टिकट सेल्स ट्रैक कर पाए, गोल्ड सेल्स ट्रैक कर पाए नेक्स्ट 2-3 हफ्ते, और एक्चुअली उसमें कंजम्पशन में कम कमी आए, तो शायद उतना पेट्रोल का प्राइस ना बढ़ाया जाए। तो इट हम्म। ऑल डिपेंड्स कि लोग कितना जल्दी इस बात पे रिएक्ट करते हैं, कितना इसे सपोर्ट करते हैं। और अगर लोग बिल्कुल नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं या फिर अपना बिहेवियर नहीं चेंज कर पा रहे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर, तो फिर डेफिनेटली प्राइसेस ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि इन द एंड कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड और सप्लाई, ये बेसिक इकोनॉमिक्स है। लेकिन आप जो बात कर रही हैं मिताली मैम, क्योंकि आप भी फील्ड पे जाती हैं और जिस तरह की मेंटेलिटी हमारे कंज्यूमर्स की है, क्या आपको लगता है कि कंज्यूमर अपना जो एक ऐशो आराम है उसको त्याग कर पीएम की बात को समझेगा? सी, जो उन्होंने अपील करी है वो अगर आप देखें बहुत क्लोजली तो वो मिडिल क्लास या लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए नहीं है।
हम्म। जो उन्होंने अपील करी है वो एक्चुअली हायर इनकम ग्रुप्स पे ज्यादा लागू होती है, क्योंकि हम्म। फ्लाइट इससे उनके इंटरनेशनल ज्यादा फ्लाइट, हैं। एग्जैक्टली इंटरनेशनल फ्लाइट कौन खरीदता है? गोल्ड कौन खरीदता है? बिल्कुल। यू नो, डोमेस्टिक फ्लाइट्स कौन ज्यादा लेता है? ऑफिस रोज किसको ज्यादा जाना होता है? और उसके रूल्स कौन सेट करता है? आपका कंपनी का ओनर ही सेट करेगा ना कि आपको ऑफिस रोज आना है या नहीं आना है। तो हम्म। अगर मैं एज अ कंपनी ओनर अपनी टीम को बोलूं कि अब आपको रोज 5 दिन आने की जरूरत नहीं है, आप हफ्ते में 3 दिन आइए, हाँ 5 दिन मत आइए, 2 दिन मत आइए, तो ये तो फिर यही बात हुई ना कि मतलब जैसे एज अ कंपनी ओनर मैं डिसाइड कर रही हूँ। हम्म। मेरे हिसाब से यहाँ पे सरकार पे एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सरकारी ऑफिशियल्स को वर्क फ्रॉम होम दीजिए। अगर पहले आप ये सरकार एक्सपेक्ट अपने कर रहे गिरबान हैं। में झांके, उसके बाद दूसरों को रिक्वेस्ट बिल्कुल, करे। क्योंकि बहुत बहुत टाइम पर ऐसी सरकारी मीटिंग्स भी होती हैं जिनके लिए प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी इन पर्सन जाना होता है। इनफैक्ट बहुत टाइम ऐसा होता है। तो अब मैं चाहती हूँ कि सरकार थोड़ा सा वॉक द टॉक भी करे इस बात पे, और ये सारी मीटिंग्स अब ऑनलाइन सेट करना शुरू कर दे ताकि लोगों को इन पर्सन ना जाना पड़े। हम्म। बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये जो अपील प्राइम मिनिस्टर ने करी है, ये एक बहुत ही एंटरप्रेन्योर्स के लिए, लीडर्स के लिए, इंडस्ट्री लीडर्स के लिए, हम्म। ये एक बहुत बड़ी अपील है। स्कूल्स यूनिवर्सिटीज के लिए ये एक अपील है, क्योंकि जैसे अगर स्कूल प्रिंसिपल्स अपने यहाँ पर 2 दिन स्टडी फ्रॉम होम कर दें, तो मतलब वही है कि कुछ कुछ वॉलंटियर एक्शंस हम्म। ज्यादा बेटर है इससे कि सरकार आपके लिए रूल बनाए। इससे अच्छा आप अपने लिए बनाइए कि ये लेकिन दो लेकिन दिन मिला जी, बात वही आ जाती है ना कि सब कुछ जनता करे, सरकार क्या करेगी फिर? सी, अगर सरकार ने बोला होता कि चलिए अब हर ट्यूसडे और थर्सडे इस स्टेट में वर्क फ्रॉम होम होगा, तो हम वो भी नहीं अच्छा लगता हमें, है ना, कि ये कौन है हमें बोलने वाले। कोविड के टाइम पर भी जब हम 100% वर्क फ्रॉम होम में थे, तो भी हमें इतना अच्छा नहीं लग रहा था कि हमें वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है और हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा एक अच्छा प्लान है कि पहले आप देख लीजिए कि लोग वॉलंटरी तरीके से कितना ज्यादा इसे फॉलो कर पा रहे हैं, फॉलो कर पा रहे हैं। और जब वॉलंटरी नहीं हो पाएगा और जब सिचुएशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हाँ मतलब अभी 1400 करोड़ है लेकिन फिर 2000 हो गया पर डे, तो हम्म। फिर तो वैसे भी आपको ये रिस्ट्रिक्शंस लगानी ही पड़ेंगी। क्या आपको लगता है मैम कि आपने कोविड टाइम की बात की है कि उस टाइम पे जिस तरीके से हमने देखा है कि सबको वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया था, लॉकडाउन कर दिया गया था, कीमतें अगर ज्यादा बढ़ती हैं बाजार में, क्योंकि अभी युद्ध की स्थिति सब जानते हैं कि कुछ भी तय नहीं हो पा रहा है, ना कोई डील हो पा रही है, और हॉर्मोज बंद पड़ा है। क्या आपको ऐसा लगता है एज ए इकोनॉमिस्ट, एज ए पेट्रोलियम एक्सपर्ट, कि पेट्रोलियम लॉकडाउन एक सिचुएशन बन सकती है देश में हमारे, कि कीमतों को स्थिर करने के लिए? मुझे लगता है कि ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, ग्लोबली एक ये सिचुएशन ब्रू कर रही है। क्योंकि हम्म। मिडिल ईस्ट का जो अगर आप स्टोरेज देखिए, मिडिल ईस्ट का वहां पे रिफाइनरीज बंद हो चुकी हैं। हम्म। वो अभी वही बेच रहे हैं, वही जा रहा है बाहर मार्केट में, जहाँ जो कि स्टोरेज में है। और उनके पास जो स्टोरेज में स्टॉक पड़ा हुआ है ऑयल सप्लाईज का, वो 4 से 6 हफ्ते का है डिफरेंट कंट्रीज में। हम्म। तो 6 हफ्ते बाद क्या होगा? मिडिल ईस्ट का ऑयल सप्लाई भी तो खत्म हो जाएगा, और रिफाइनरीज को बिल्कुल। रीस्टार्ट करने में 6 महीने लगेंगे। तो हम्म। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि मिडिल ईस्ट ही ऑयल सप्लाई ना कर पाए। और ऐसी सिचुएशन में अब आप देखिए, रशिया ने एक बहुत अच्छी मूव करी है। हम्म। रशिया ने कहा है यूक्रेन के साथ वॉर बंद, हम्म। सीज फायर, और अब हमें आप वापस लीजिए ग्लोबल इकोनॉमी में। तो अगर रशिया पे से सैंक्शंस हट जाते हैं तो हम्म। रशियन ऑयल पूरे ग्लोबल मार्केट में आ सकता है। जो तो कि पूरे रशिया विश्व भी के लिए अपनी अच्छा तरफ होगा। से, जो उनका सस्ता तेल है हाँ, वो मार्केट में आएगा, तो कहीं ना कहीं एक वो मार्केट सस्ता के लिए क्यों बेचेंगे? चीजें डाउन होंगी। पर वो सस्ता क्यों बेचेंगे? वो हम्म। तो फिर मार्केट प्राइस पे ही बेचेंगे ना, जब बिल्कुल मिडिल ईस्ट के बिल्कुल पास बिल्कुल। तेल नहीं है हम्म। और उनका ही तेल है सिर्फ, तो फिर वो भी अपने हाई प्राइसेस पे बेचेंगे। उनके हम्म। लिए तो ये इकोनॉमिक विंडफॉल है।
और देश जो सबसे ज्यादा इसमें से बेनिफिट करने वाला है वो यह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि रशिया के बाद सबसे बिल्कुल। बड़ा ऑयल सप्लायर तो यूएसए ही है। तो ये जो सारी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, ये आई थिंक नेक्स्ट 2 से 3 महीने में आने वाली हैं। इसकी वजह से ही भारत ने आज ये स्टेटमेंट इशू करा है, क्योंकि दिख नहीं रहा है भारत को कि ये वॉर कहीं से भी खत्म हो रही है या हम्म। इसका क्या सिचुएशन है। ये तो चले ही जा रही है, चले ही जा रही है। 1 या 2 साल यही सिचुएशन रहेगा। तो अगर 2 साल ये सिचुएशन रहने वाला है, तो और इसे हमें सरवाइव करना है, तो हमें अडेप्ट भी करना पड़ेगा। मतलब पीएम ने कहीं ना कहीं साफ इशारा कर दिया है कि भविष्य में हो सकता है कि भारत में तेल की कीमतें बढ़ भी जाएं, साथ ही साथ जो प्रॉब्लम्स हैं पूरे वैश्विक स्तर पर जो इस तरह फैली हुई हैं उसका सामना भारत भी ना कर पाए। और यही एक शायद अपील उनकी है। वो हालांकि डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं कुछ चीज़ों को, इनडायरेक्टली वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं देश की जनता के कि भैया संभल जाइए, संभाल लीजिए अपने आप को, ताकि देश भी संभला रहे। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा यूज करें। तो जब हम्म। आप ऑफिस जाएं तो आप ईवी यूज करें। हम्म। बिकॉज हमारा जो कोल का सप्लाई है, जिससे हमारे थर्मल पावर प्लांट्स चलते हैं, हम्म। वो एक डिफरेंट सप्लाई चेन है। वो मिडिल ईस्ट से नहीं बिल्कुल। आता है। हम्म। वो हमारा ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट होता है। वो हमारा बहुत सारे और देशों से, रशिया से भी होता है, और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ से इंपोर्ट होता है। तो वो डाइवर्सिफाइड है। लेकिन इतना मैं शुरू से कह रही हूँ, जब से ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ है, कि यही समय है रेन्यूएबल एनर्जी में अब इन्वेस्ट करने का। क्योंकि अगर ये क्राइसिस 2 साल चलने वाला है, या उसके बियॉन्ड भी चलने वाला है, तो अब ये हमारे देश की इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम अपना रिलायंस कोल और ऑयल इन सब से कम करके उस चीज पर करें जिसका हमारे पास सबसे ज्यादा अबंडेंस है, और वो है धूप, सोलर बिल्कुल। एनर्जी। और मतलब इसका ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो कि मेरे हिसाब से चल भी रहा है। मैं देख रही हूँ कि रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज का आप स्टॉक मार्केट पे भी वैल्यूएशन देखेंगे तो बहुत बढ़ रहा है, ग्लोबली भी और इंडिया में भी। बिल्कुल। पर बिल्कुल। उनको सॉफ्ट लोन्स की अब बहुत जरूरत है, उनको एक्सपेंशन की बहुत जरूरत है, और इस पे एक्शन और होना चाहिए। शुक्रिया मिताली जी जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए कि किस तरीके से पीएम ने जो अपील की है वो डरा भी रही है और समझा भी रही है कि समझना जरूरी है कि हमें अपने खर्चे कम करने होंगे। और डर इसलिए लग रहा है कि अगर स्थिति इसी तरह बनी रहती है तो देश में वो दिन दूर नहीं जब पेट्रोल और गैस के दाम या डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ जाएंगे। इसलिए समय रहते हुए समझने की जरूरत है। मिताली जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, दर्शकों को समझाने के लिए कि आखिर इस वक्त पूरे देश में या पूरे विश्व में तेल तेल के जो खेल हो रहा है वो किस तरीके से भारत पे इफेक्ट कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।